नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे योजनाओं का मेला, विपक्ष का कर्नाटक खेला। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सरकार से लेकर संगठन तक अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान करेगी। इसके लिए पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रम तय कर दिए हैं। साथ ही कार्यक्रमों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के नेता केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। एक तरफ जहां भाजपा संगठन तैयारियों में लगा हुआ है, तो दूसरी ओर सीएम धामी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के लिए केंद्र सरकार से करोड़ों की सौगात लाने की तैयारी में है। सीएम धामी ने नीति आयोग की बैठक में राज्य को ग्रीन बोनस दिए जाने की केंद्र से मांग की है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड 25 की अवधारणा के आधार से तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार पॉली हाउस योजना से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर राज्य में पैदा करेगी। विपक्ष का कहना है कि ये सारी बातें हवाई हैं। राज्य में विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। जनता सब समझ चुकी है और कर्नाटक की तरह उत्तराखंड की जनता भी बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सरकार से लेकर संगठन तक अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान करेगी। इसके लिए पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रम तय कर दिए हैं। साथ ही कार्यक्रमों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के नेता केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रमों के 3 प्रकार के स्वरूप है। पहला स्वरूप संगठनात्मकता, जिसको हमने पूर्ण किया। हमारे आज मंडल स्तर तक, हर विधानसभा स्तर तक जो महासंपर्क अभियान की टोली हमारी बन चुकी है। दूसरा, मीडिया जगत से जोड़ते हुए, क्योंकि आखिरकार सरकार की सारी उपलब्धियों को जहाँ कार्यकर्ता घर घर ले जाएगा, वहीं समाचार पत्रों में उन उपलब्धियों के बारे में जानकारी आए, समाज को देखे, ये दृष्टिकोण का सेकंड चरण था। तीसरे चरण में हम बड़ी सभाएं करेंगे, समाज जीवन के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ हमारा बैठना होगा। हमारे सब जगहों के प्रभारी बन गए हैं। फ़र्क इतना है कि हमारा और सामाजिक कार्यों में भी उतना ही ध्यान रहता है। हम बीच में आपने देखा, हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया। हमारे लोग अंकिता को न्याय दिलाने की कोशिश भी करते रहे। हमारे लोग भर्ती घोटालों में न्याय कैसे मिले उसके लिए कोर्ट जाने का काम करते रहे और बहुत सारे अनेकों काम करते रहे। बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य चुनाव और चुनाव को जीतना, चुनाव की रणनीति बनाना है। उनको सामाजिक सरोकारों से, राष्ट्र के गिरती हुई अर्थव्यवस्था से, बेटियों के हो रहे अपमान से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए वो केवल एक ही काम करते हैं कि कैसे चुनाव जीतें। और अंग्रेजों की दूसरी पंक्ति के लोग हैं, जो अंग्रेज करते तो वही बीजेपी करती है, तो उनसे और कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते। एक तरफ जहां भाजपा संगठन चुनाव को जीतने की तैयारी में लगा हुआ है, तो दूसरी ओर सीएम धामी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के लिए केंद्र सरकार से करोड़ों की सौगात लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सीएम धामी ने नीति आयोग की बैठक में राज्य को ग्रीन बोनस दिए जाने की केंद्र से मांग की है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड @25 की अवधारणा के आधार पर तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार पॉली हाउस योजना से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर राज्य में पैदा करेगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये सब हवाई बातें हैं। राज्य में विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा। कर्नाटक की तरह उत्तराखंड की जनता भी बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर उन्होंने कहा है ग्रीन बोनस की बात और फंडिंग में कटौती बात, तो अच्छी बात है। कहनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, हर प्रत्येक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। सरकार उनकी है, डबल इंजन की है,
तो उसमें फिर ये इस तरह गिड़गिड़ाने की और ये बातें तो होनी चाहिए। उनको कभी ये करिए, ये इस तरह से सरकार केंद्र करना चाहिए। तो केंद्र तो उतना उपयोग करता है ना मुख्यमंत्री को, अपने मुख्यमंत्रियों का, कि जितना उनको चाहिए, जिस तरह से हम टूल की तरह उनको रखा हुआ कि आप ये करिए उतना ही करेगा। अपने आप एक काम जो उत्तराखंड में हो रहा हो विकास का काम, ये बड़ा दुखद अध्याय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो प्रदेश की हो रही है। तो ये तो मैं कह नहीं सकता। अगर धामी जी यंग हैं, करना चाहिए, कर सकते हैं, डंके की चोट करवा सकते हैं काम, अगर करना चाहे तब ना, सलाह करके डिस्कस करके करें तो वो करेंगे। लेकिन केवल चंड चाटुकार और अधिकारियों के बीच में रहेंगे मुख्यमंत्री, जनता से भी दूर रहेंगे, अपने जनप्रतिनिधि से दूर रहेंगे, विधायक से दूर रहेंगे, तो नहीं चल पाएगा। कुल मिलाकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा तैयारियों के लिहाज से अन्य विपक्षी दलों से काफी आगे है। एक तरफ जहां भाजपा का संगठन कई कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल अभी रणनीति पर ही मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सीएम धामी द्वारा केंद्र से की गई मांग पूरी की जाएगी? क्या भाजपा को महाजनसंपर्क अभियान का चुनाव में कोई लाभ मिलेगा? के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक और जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र से सौगात उत्तराखंड लाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों का मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दल जो है वो कर्नाटक के जो रिजल्ट्स आए थे उसके बलबूते पर उत्तराखंड को भी फतेह करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो संगठन बूथ स्तर के जो लोग हैं वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि लेकिन लगातार राज्य में विकास कार्य कैसे हों इस पर उनके द्वारा लगातार चर्चा की जा रही है। केंद्र से अब उत्तराखंड को क्या सौगात मिलेगी ये तो देखना होगा। हालांकि विपक्ष को लगता है कि ये हवाई बातें हैं। लोकसभा चुनाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव हैं राज्य के लिए और सभी इसे फतेह करना चाहते हैं। तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। ऐसे में ये भी देखना होगा कि आखिर जनता किसे चुनती है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार द्वारा कुछ खास काम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से जनता इस पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार को तैयार है। इस तरीके की बयानबाजी जो है वो पक्ष द्वारा की जा रही है। लेकिन सरकार का ये साफ कहना है कि उनके द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, उसकी ताकत साफ तौर पर देखी जा रही है। तो ऐसे में उत्तराखंड का विकास जो है वो निश्चित है। बीजेपी प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान करेगी, जिसमें सरकार द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। विपक्ष द्वारा लगातार जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उनको लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, उनको लेकर काम किया जा रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा भाजपा के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ केडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सिंह बिष्ट जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज ध्यानी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं संजीव जी आपसे करना चाहूँगी। बीजेपी की अगर बात करें तो हमेशा वो चुनावी मोड में रहती है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जनसंपर्क अभियान हो, चाहे वो धामी का दिल्ली जाकर उत्तराखंड के लिए सौगात लाना हो, तमाम चीज़ें हैं। डबल इंजन की ताकत दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
संजीव जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश, चाहे जिला, चाहे मंडल, चाहे बूथ और उससे भी आगे बढ़कर हम लोग पन्ना प्रमुख तक अपने पूर्ण कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी के साथ अपने तमाम विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो। और जिस प्रकार से 70 साल बनाम 9 साल, 70 सालों में कांग्रेस की और विभिन्न जो सरकारें रही, उन्होंने जितना काम किया उससे मैं सोचता हूँ 1.5 गुना, 2 गुना और 5 गुना कई कई क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया। जहां 2014 से पहले यूपीए 2 में और यूपीए 1 में 2004 से 14 तक की जब इनकी सरकारें थी, तब तमाम जो न्यूज़पेपर्स आया करते थे उनमें सुर्खियां होती थी, आज अमुक घोटाला हुआ, आज अमुक घोटाला हुआ, आज अमुक घोटाला हुआ। लोगों को एक आदत बन गई थी कि आज अखबार आया है, देखें आज कौन सा नया घोटाला हुआ है। किंतु जब से 2014 से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, किसी भी प्रकार का ना कोई घोटाला होता है, ना कोई आतंकवादी घटनाएं होती हैं, ना किसी भी प्रकार का ये जो तमाम रॉन्ग प्रैक्टिसेस कांग्रेस की सरकारों में हुआ करती थी। बिचौलिया जिस तरह से बिचौलियों का राज था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ है डीपीटी के माध्यम से। संजीव जी देखिए, भ्रष्टाचार की बात लगातार पार्टी करती है, लेकिन आपकी ही पार्टी के कई लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के पास तो सीधा जवाब है आपके लिए। यशी जी, कोई भी भ्रष्टाचार की आपके पास प्रमाण हो तो आप लेके आइए, मैं तुरंत राजनीति से पूरा आजीवन त्याग पत्र दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। आप एक लेके तो आइए। कांग्रेस के पास बोलने के लिए समय कुछ नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाई हुई है। कांग्रेस को पूरी तरह से मोदी फोबिया हो गया है और मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग राष्ट्र विरोध पर उतर आए हैं। इतनी मैं सोचता हूँ कांग्रेस के लिए एक ऐसा स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है जहां इन लोगों को आपस में लड़ने भिड़ने से फुर्सत नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता 2024 को जो हमारा पिछला रिकॉर्ड था उसको भी उससे भी कहीं आगे हम लोग 350 प्लस और 400 तक का एक बड़े आंकड़े के साथ पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरी एक प्रचंड बहुमत के लिए हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और जिस तरह से 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान जिसकी शुरुआत आज से हो गई है और आज एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी, जिन्होंने 9 साल की सरकार की, केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों के बारे में तमाम पूरे मीडिया जगत को बताया और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं और जो डबल इंजन की हमारे को सौगात मिली है, ऐसे नवरत्नों का माननीय मुख्यमंत्री ने एक प्रस्तुतिकरण पूरे मीडिया जगत के सामने किया। और यह कोई कपोल कल्पित बातें नहीं थी, वरन जो लोग हम लोग हमारी सरकारें जो हमने डेवलपमेंट किया है, जो हमने धरातल पर डिलीवर करने का काम किया, हमने उन सब सारी चीजों का उल्लेख किया। और मैं सोचता हूं जनता पूरी तरह से हमारे कार्यों के प्रति पूरी तरह से सहमत है और उसने लगातार जितने भी चुनाव हो रहे हैं। संजीव जी ये तो आप कह रहे हैं, अभी हम जरा विपक्ष को भी सुनते हैं, विपक्ष का क्या कहना है। मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर जितेंद्र सिंह बिष्ट जी का। जितेंद्र जी, संजीव जी ने बड़ी सारी बातें यहाँ पर बता दी, उन्होंने अपना पार्टी का जो भी कार्य है वो बताया।
लेकिन मैं बीजेपी के बारे में नहीं जानना चाहूंगी फिलहाल, जवाब मैं ज़रूर लूंगी उन्होंने जो बातें कही, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूंगी कांग्रेस की क्या तैयारी, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं जब भी कांग्रेस की बात होती है तो अंतर्द्वंद जो है वो पहले निकल कर सामने आता है। आज भी मैं देख रही थी कि अंतर्द्वंद की बात कही जा रही थी, तो ये जो अंतर्द्वंद है ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कांग्रेस को ले डूबता है और ले डूबेगा अगर इस तरीके की कलह चलती रही तो। क्या इस बार हम देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो इन सब से पार पाएगी और आगे एक अच्छे मजबूत सशक्त रूप में निकल कर सामने आएगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये आप अंतर्द्वंद की बात कांग्रेस के लिए कहते हैं, या जो लोग कहते हैं कि भाई पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद की वो है, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या उनके पार्टी के अंदर ये बातें नहीं है? और अगर हमारी पार्टी में अगर इस बात को कहते हैं तो ये अंतर्द्वंद हम अपने प्लेटफॉर्म पे सुलझा लेंगे। ये भाजपा के लोग थोड़ी सुलझाएंगे हमारा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये तो ये देखे ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन्होंने विकास के नाम पे लोगों को विकास के नाम पे बोलते हैं कि विकास करेंगे, विकास कुछ होता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप जो है कांग्रेस के अंदर लगा देते हैं, कांग्रेस के ऊपर लगा देते हैं। अब घोटाले होते हैं तो भाजपा के लोग ही उसमें शामिल होते हैं। कांग्रेस के लोगों को आप बताइए संजीव जी, जरा घोटालों को गिना दीजिए ना। यहाँ पर अभी संजीव जी कह तो रहे थे कि अगर एक भी घोटाला आप बता देंगे तो वो राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मैडम आप बताइए ना, भर्ती घोटाला उत्तराखंड में SSC का इतना बड़ा घोटाला हुआ, आप कांग्रेस के एक भी नेता का नाम बता दीजिए। सारे भाजपा के नेता के नाम उसमें क्यों आ रहे हैं? पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, वन आरक्षी घोटाला, NH-74 घोटाला, सिडकुल घोटाला और आबकारी घोटाला, खनन घोटाला। अरे कितने किनवाए, वीडियो भर्ती घोटाला, अरे कितने किनवाए मेरे भाई। आपने कौन सी कार्यवाही करी? आप लोगों ने कौन सी कार्यवाही करी? आप मेरे को जवाब दीजिए ना। रुकिए संजीव जी, जरा अभी मैं यहाँ पर इनको सुन रही हूँ। जितेंद्र जी को रुक जाइए, मैं वापस आऊंगी, आपको मौका दूंगी। मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप प्लीज बीच में बोलिए जी। ठीक है जितेंद्र जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। जी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई भाजपा के जो ये घोटाले इस समय हुए हैं, ये तो भाजपा के राज में हुए हैं। आप उन लोगों का खुलासा क्यों नहीं करते? आप अंकिता भंडारी हत्याकांड में उस VIP का नाम क्यों नहीं बताते? आज प्रदेश की जनता को, प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि वो आदमी कौन है जिसका नाम सरकार बताने में डर रही है। ठीक है, की बातें जितेंद्र जी, हवाई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कर्नाटक की जनता ने शुरुआत कर दी है, उत्तराखंड की जनता भी भाजपा को करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई। ठीक है, मैं यहाँ पर PC थपलियाल जी का रुख करना चाहूंगी। थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहने के लिए तो अब एक ही, हर जो भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं, हर व्यक्ति की, हर नेता की एक ही इच्छा हो कि ये पहाड़ जो एकदम जिसकी अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, जो जिसकी बदहाली हो गई है, इसको कौन होगा वो माई का लाल जो इसको आगे बढ़ाने का काम करे। और जो लोग यहाँ पे, देखो कैसे लगा मेरे को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि एक भी घोटाला बता दोगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और जब कांग्रेस के नेता ने बताया तो उस समय वो उनके घोटाले गिराने लग गया। तो ऐसी डिबेट में दुख होता है कि हम किन लोगों के साथ बैठे हुए हैं। ऐसे मतलब कैसी बातें कर रहे हैं जिनको याद नहीं है कि पूरा प्रेमचंद अग्रवाल पूरी बैकडोर एंट्री करता है, उसके बाद घोटाले में उसका कुछ नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि आज जितना खनन हो रहा राज्य में अवैध, हमने खुद अपनी नजरों से देखा। हम जब सतपुली से यशपाल आर्य को भी याद कर लीजिए, कुशवाहा जी को भी याद कर लीजिए। अरे वो तो इसीलिए तो खत्म हो गए, तुमको इसीलिए तो बिठाया जनता ने सत्ता में। वो चोर है तो तुम चोर बनोगे। बात कर लो, आगे डिबेट करते। बिल्कुल नहीं। फिर अब कल जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो वहां पे दिल्ली में बातचीत की हमारे मुख्यमंत्री ने, और वहां पे जो योजनाएं प्रधानमंत्री के आगे रखी, नीति आयोग का अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे, और उसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री की 101 जो मन की बात है उसको सुना उन्होंने।
और तब उनको याद आई कि उत्तराखंड में जल संरक्षण और जल संवर्धन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे को हंसी आई कि कैसे बच्चों को, कैसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दी है जो बचकानी वाली। देखो, उत्तराखंड एक इंटेलेक्चुअल का स्टेट है, यहाँ से ऐसे लोग निकले हीरे, और उनका नेता, सुप्रीम नेता मुख्यमंत्री जब ऐसी बातें करेगा कि प्रधानमंत्री की मन की बात सुनकर वो जल संरक्षण और जल संवर्धन की बात करने लगेगा, फिर वो मुख्यमंत्री जो 1-1.5 साल से लगातार 25 की बात कर रहा है, 2025, अरे वो उसकी शुरुआत तो करे कुछ। तुम्हारा जो स्मार्ट सिटी का बदहाली दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो दिखाई दे हमें कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हारा चारों तरफ इस पहाड़ की जनता केवल गुप्त अंधियारे में, कोई आशा इन लोगों से नहीं है, क्योंकि जो अयोग्य सरकार का लाचार मुख्यमंत्री, और वो लाचार मुख्यमंत्री क्या गिना रहा था, कैसी योजनाएं गिना रहा था, वो केवल जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं हंस रहे हैं उसमें, कैसी बातें कर रहा है, ये योजना फलानी योजना, मैं जीएसटी बढ़ाऊंगा, मैं जीएसटी। अरे जीएसटी, हम पूरे जो प्रदेश है, हमारा अपना प्रोडक्शन क्या है, हमारी अपनी कमाई क्या है, वो बताना। जीएसटी तो जनता को निचोड़ के जीएसटी बढ़ाओगे, लेकिन सरकार का एक काम होता है कि यहाँ के संसाधनों के माध्यम से राजकोष बढ़ाना, वो माइनस में जा रहा है। इन्होंने मिलेट का अभी लिया 1000 करोड़, इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, और जब तुम पूछने जाओ उस मंत्री से कि तुम्हारी इस मोटे अनाज वाली उसमें क्या प्रोडक्शन कितना होगा, किसी को कोई नहीं मालूम। मैडम, मैंने आज आरएसएस के मुखिया जो नया आया है शैलेंद्र, उसके पास कल का अपॉइंटमेंट लिया। मैं उसको बताने जा रहा हूं कि किन बंदरों के हाथ में तुमने राज्य दे रखा है, क्या हो रहा है इस राज्य का। अगर इस राज्य का ऐसा होता रहेगा, क्या हम चुप रहेंगे? हम ऐसे गाली देंगे इनको कि मुंह दिखाने नहीं लायक। नहीं, मर्यादा में रह के थपलियाल जी, ठीक है, मैं आती हूँ, मैं वापस आऊंगी आपके पास थपलियाल जी। इनका गाली देने का स्तर, अरे गाली क्या, पत्थर पड़ेंगे। चलिए थपलियाल जी, मैं वापस आऊंगी, रुक जाइए। दर्शन दोभाल जी, लोकसभा की जो तैयारियां हैं, मैं सभी, क्योंकि तैयारियों पर मैं चाहती हूँ कि डिस्कशन हो जरा। आम आदमी पार्टी खुद को किस तरीके से देख रही है चुनावों में, साथ ही साथ उत्तराखंड में, क्योंकि मैं लगातार कहती हूँ कि उत्तराखंड के साथ आम आदमी पार्टी, देखिए, एक विकल्प जरूर है, लेकिन जनता अभी भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में फंसी हुई नजर आ रही है। तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से तैयारियां कर रही है कि जनता के मन में यह भी विश्वास हो कि आम आदमी पार्टी भी है। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। देखिए श्री, आम आदमी पार्टी का एक अपना तरीका है, और हमारा एक अलग, बीजेपी और कांग्रेस या अन्य पार्टियों से हमारा एक अलग एक परंपरा है कि हम लोग हल्ला करने में, दिखावे में विश्वास नहीं करते, और हम जमीन पर काम करते हैं, और हम जमीन पर लगातार काम कर रहे हैं। और जैसे आपने देखा, जहां जहां हमारी सरकारें बनी, और इसलिए जो है वहां की पंजाब की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, जिन्होंने बार बार उनको सरांगों पर बिठाया है, इसका यही कारण है कि हम लोग जो आम आदमी की जो बेसिक जरूरत होती है उस पर काम करते हैं, और जो वादे करते हैं वो हम पूरा करते हैं। वादे नहीं करते, हम गारंटी देते हैं और गारंटी को पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार हमारा उत्तराखंड में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समय लगता है। ये आप जानते हैं कि केवल एक ही हिंदुस्तान में नहीं, शायद दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली पार्टी, जिसने सबसे तेजी से बढ़ते हुए एक 10 साल के अंदर रिकॉर्ड एक बनाया है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का तरीका क्या है। अब रही बात इनके इंजन की, डबल इंजन सुन करके हम पक गए। बहुत बुरा लगता है जब ये डबल इंजन सुनते हैं ना। अब ये एक ऐसा इंजन है उत्तराखंड के अंदर जो निष्क्रिय इंजन है। यहाँ के मुख्यमंत्री मोदी जी का मोहरा है इस्तेमाल करने के लिए। ये कब से गिड़गड़ा रहे हैं, जब यहाँ पर आपदा आई थी, जब देवप्रयाग में और यहाँ पर कई जगह, और अभी भूस्खलन का जो मामला हुआ, तो उस समय भी ये गए थे कि हमें जो है मदद दीजिए। तो ये गिड़गड़ा रहे लगातार मोदी जी के पास में, और मोदी जी उनकी मदद नहीं कर रहे। इसका क्या कारण है?
वैसे तो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है। अभी इन्होंने कर्नाटक की जनता को भी धमकी दी थी, अगर तुम जो है डबल इंजन की सरकार नहीं बनाओगे तो तुम्हारा जो है हमारा दाना पानी बंद कर देंगे, केंद्र सहायता नहीं मिलेगी। इसीलिए वहां की जनता ने उनको जो है सबक सिखाया था। और आज मैं कहता हूं कि उत्तराखंड में ये भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार है। अक्सर होता क्या है कि जब कई राज्य में किसी पार्टी की सरकार बनती है तो वो दूसरे पार्टी के जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनको जेल में डालने का काम करते हैं। लेकिन ये तो अचंभत वाली बात है कि इनके अपने ही नेता अपनी सरकार होते हुए ये अपने नेताओं को ही जेल में डाल रहे हैं। यूके SSS घोटाले में आपने देखा सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मिलित संलिप्त थे और जेल भी गए। और कई अब जो है पर्दे के पीछे जिनको जेल जाना चाहिए उनकी बारी तब आएगी जब ये इनके जो है इनकी सरकार यहाँ से जाएगी और दूसरी सरकार बनेगी। इसी प्रकार जो है अंकिता हत्याकांड का देख लीजिए कि पूरी सरकार पूरी ताकत झोंक दी उस VIP को बचाने के लिए, उसका नाम उजागर नहीं किया। और इसी प्रकार जितने भी घोटाले मतलब आए दिन अगर अखबार की सुर्खियां होती है तो बीजेपी का ही कोई ना कोई नेता किसी न किसी घोटाले में इन्वॉल्व पाया जाता है, जबकि अपनी सरकार है तब ये सुर्खियां छपती है। कोई भी पार्टी का विपक्ष का नेता आज तक किसी मामले में संलिप्त नहीं पाया गया, जितने भी यहाँ पर दर्जन भर जो घोटाले हुए हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा एक बड़ा शर्मनाक बयान इनके कैबिनेट मंत्री ने दिया कि विपक्ष का यहाँ जो है हम तो विकास की राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष लोग दलाली कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इनकी दलाली ये दलाली में नहीं कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो क्या? आपका सत्येंद्र जैन पूरे कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर बेच रहे थे, पूरे कोरोना चलिए ठीक है, मैं वापस आती हूँ आप सभी के पास और इसके बाद मनोज ध्यानी जी आपका रुख करूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो या आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, सभी जनता को लुभाने के लिए एकजुट हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, जहां पर एक और अभी मंथन विचार विमर्श चल रहा है विपक्षी पार्टियों का, तो वहीं काम करना भी शुरू कर दिया है बीजेपी ने। चर्चा इसी पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सरकार से लेकर संगठन तक अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान करेगी। इसके लिए पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रम तय कर दिए हैं। साथ ही कार्यक्रमों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है और इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के नेता केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी कहीं ना कहीं तैयारियों में लगा हुआ है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कर्नाटक में हुई जीत के बाद काफी आश्वस्त नजर आ रही है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मनोज ध्यानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज ध्यानी जी, मैं आपसे इस बात को समझना चाहूंगी, एक और जहां बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं लोकसभा चुनावों की, महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जन जन तक जो नीतियां हैं उनको पहुंचाने की बात कही जा रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कर्नाटक में हुई जीत के बाद काफी आश्वस्त नजर आ रही है। उत्तराखंड की लेकिन जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो काफी अलग हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड में जो यहाँ पर जो चीजें हैं वो भी काफी अलग है, यहाँ के मुद्दे काफी अलग है, यहाँ की परिस्थितियां काफी अलग है। क्या लगता है कि ये जो कर्नाटक की जीत है वो कांग्रेस पर कितना असर करेगी? साथ ही साथ बीजेपी की ये जो तैयारियां हैं इसे कैसे देख रहे हैं? और आम आदमी पार्टी का भी कितना रोल हम समझेंगे इस बार चुनावों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अब अपने आप को और मजबूत उत्तराखंड में कर रही है। जी बहुत धन्यवाद पहले तो इस डिबेट के लिए। मुझे लगता है कि जो आने वाला जो चुनाव है 2024 का, उसमें 2 ध्रुवीय चुनाव की धाराएं बनेंगी और मुझे नहीं लगता कि किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई भी बहुत बड़ा रोल उत्तराखंड तो क्या देश भर के भीतर रहेगा। तो कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीतियां जो बनेंगी वो इस तरीके से बनेंगी कि या तो लोग दक्षिणपंथी धारा की ओर जाएंगे या जो लेफ्ट या
लेफ्ट टिल्टेड जो पॉलिटिक्स है उसकी ओर झुकाव रहेगा। देखिए यशी जी, मैं उत्तराखंड के बात करूं तो उत्तराखंड में जिस समय हम लोग उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे तब भी उत्तराखंड की जो सबसे ज्यादा सीटें होती थी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो रुझान नजर आता था। और ये जो पॉजिटिव टिल्ट है बीजेपी की तरफ, वो उत्तराखंड की जो क्षेत्र है उसका उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व होता था उसमें भी नजर आता था। बहुत चीजें जो हैं आज भी इस तरीके से टिल्टेड हैं जो बीजेपी के पक्ष में स्ट्रॉन्ग उत्तराखंड के भीतर रहती हैं, लेकिन युवाओं के साथ जो उत्तराखंड के भीतर छल हुआ है रोजगार के मामले में, और जो बेरोजगारी का जो आलम जिस तरीके से नजर आया है, भ्रष्टाचार लगातार नजर आया है, तो युवाओं के भीतर एक कुंठा नजर आती है। और मैं आपको बताऊं कि 2019 और 2014 में युवाओं ने बहुत अधिक बढ़ बढ़कर वोट सरकार के पक्ष में दिया था। यानी अगर हम 18 से 22 के एज ग्रुप की बात करें तो वो बढ़कर उससे पहले सिर्फ 21% युवा जब वोट दिया करते थे, वो बढ़ा 2014 के बाद 17% से 36% और 2019 में 41% तक वो बढ़ते हुए युवाओं की ओर से भाजपा के पक्ष में वोटिंग रही है। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, युवाओं का रुझान नीचे की ओर देख रहा हूं मैं, और वो एक जो टिल्ट है बीजेपी की ओर, वो धीमे धीमे काफी कम होता हुआ मुझे नजर आता है। हालांकि ये तो चुनाव के मैदान में ही नजर आएगा कि क्या किस तरीके से वोट युवा किस ओर झुकाव करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये दो विषय बड़े ही गंभीर विषय रहे हैं जिसकी ओर भारतीय जनता पार्टी शायद ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी परसेप्शन की राजनीति ये है कि जैसे अंकिता भंडारी कांड का जिक्र आया है, इस चर्चा में भी आया, पब्लिक के एक नोशन बना है। नहीं मनोज जी, देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सरकार भी पीछा नहीं छुड़ा सकती। अब अंकिता हत्याकांड जो मामला है ये कहीं ना कहीं सरकार के सामने बार बार आता रहेगा, क्योंकि ये एक बेटी की सुरक्षा का मामला है। साथ ही साथ जो बीच में इतनी बैक टू बैक परीक्षाओं में धांधली हुई है या घोटाला हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी कह सकते हैं कि विफलता हो सकती है। भले ही एक नकल विरोधी कानून लाकर खड़ा कर दिया गया हो, लेकिन उससे पहले जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ उसे हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसको जरूर थामने की कोशिश की है नकल विरोधी कानून लाकर, लेकिन वास्तव में रोजगार हासिल हो नहीं रहा। जैसे अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अभी जो कल ही जिसका उद्घाटन हुआ उसमें ये बात कही गई है कि एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुआ वो मैन डेज के हिसाब से जारी हुआ है कि 23,04,095 मैन डेज एम्प्लॉयमेंट। अब मैन डेज एम्प्लॉयमेंट आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन मैन डेज का मतलब है एक व्यक्ति को, जैसे मुझे आज अगर रोजगार मिला हुआ है, मेरे साथ 20 लोगों को मिला हुआ है, तो हमारे 21 लोगों का मैंडेज एक दिन का एम्प्लॉयमेंट है, तो उसको हर दिन का मैंडेज का एम्प्लॉयमेंट को जोड़कर उसको 23,04,095 दिखा दिया। वो एक्चुअल में एक ही व्यक्ति है, उसने जितना मिस्त्री है वो आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है वो है, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो फिर कहीं और होगा। तो जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों की बाजीगरी से ठीक है बात की जा रही है। हाँ मनोज जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, माफी के साथ रोक रही हूँ। मैं जरा संजीव जी का रुख करना चाहूंगी। संजीव जी, महाजनसंपर्क अभियान जो है आपका शुरू हो चुका है, लेकिन क्या जनता आपसे ये सवाल नहीं पूछेगी जब आप जनसंपर्क करेंगे कि अंकिता हत्याकांड का क्या हुआ, ये जो भर्तियों में घोटाले हुए इनका क्या हुआ,
नकल विरोधी कानून आप लाए, लेकिन मुझे सुनने में आ रहा है विपक्षी दलों से पता चला कि भाई बेल मिल रही है वहां पे लोगों को। इस कानून, इतना कठोरतम कानून, उसके बावजूद बेल मिल रही है। साथ ही साथ भू कानून का क्या हुआ, यूसीसी पर अब आपका तो जो मसौदा तैयार हो रहा है उस पर भी अभी कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं कह सकते। राजधानी का क्या हुआ, ये वो मुद्दे हैं जो उत्तराखंड में मुझे लगता है राज्य गठन के बाद से चलते चले आ रहे हैं। भले ये जो घोटाले अभी खुलकर सामने आए हैं इनको हटा दिया जाए तो ये वो मुद्दे हैं जो राज्य बना और उसके बाद से अभी तक जारी है और इनका समाधान नहीं निकला। तो संजीव जी, क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे और इनके क्या जवाब होंगे आपके पास? यशी जी, देखिए मैं बारी बारी आपकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। जैसे अभी आपने पूछा यूसीसी का क्या हुआ, तो यूसीसी में आगामी 30 जून के तक हम लोग इसको एक कानून की शक्ल दे देंगे। अभी कुछ ही दिनों पूर्व तमाम विपक्षी दलों को सरकार के द्वारा और जो संजीव जी, मैं चाहूंगी कि थोड़ा जल्दी जवाब दीजिएगा। जी, मैं जल्दी दे रहा हूँ। जो कमेटी बनी थी उसने तमाम दलों को उनके सुझाव आमंत्रित किए थे, सभी को बुलाया था, किंतु कांग्रेस पार्टी जो वह पोक की स्थिति में है कि हाँ बोले ना बोले, हाँ बोलेंगे तो तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग जो करते हैं तो एक पक्ष अल्पसंख्यक इनसे नाराज हो जाएगा, तो इन्होंने वहां उसमें न तो गए ना अपना कोई सुझाव दिए और बाद में ये लोग कहेंगे कि हमसे पूछा नहीं गया, तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। दूसरा, अभी आपने कहा बेटी अंकिता हत्याकांड की बात करी, तो देखिए यशी जी, कांग्रेस पार्टी लगातार बेटी अंकिता भंडारी के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रही है और ये लगातार इसको अपना टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जब भी कोई वाकया होता है, जब भी संजीव जी आगे के जवाब में आगे लेती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। संजीव जी रुकिए, मैं जवाब लेते चलती हूँ ना, बड़ा इजी रह जाएगा ये। जितेंद्र जी जरा बताइए, क्या आपने अंकिता हत्याकांड मामले को एक चुनावी एजेंडा क्रिएट कर दिया है, चुनावी मुद्दा बना दिया है? ये सरासर झूठ है मैम। कांग्रेस के लोग लगातार अंकिता बेटी को न्याय दिलाने के लिए, अंकिता बेटी को न्याय दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। 24 घंटे के अंदर तीनों हत्या आरोपी जेल की भाजपा जो छद्म राजनीति करती है, हिंदुवादी जातिवादी राजनीति करती है। अगर आपको जातिवादी और हिंदुवादी राजनीति करनी तो आप जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु शंकराचार्य जी के नाम पे क्यों नहीं रख सकते? धरातल पर काम कर रही है, हमारी सरकार धरातल पर काम कर रही है। काम तो अगर करोगे तो दिखेगा ना, जब आप काम करोगे नहीं तो दिखेगा कहां से? मेरे भाई, आप अपने या तो चश्मे का नंबर चेंज कराइए या आपके आंखों पे जो पट्टी बंधी है उस पट्टी को हटाने का काम करिए। अपने आंखों की पट्टी हटाइए, अपनी आंखों की पट्टी को हटाइए, तो आपको विकास दिखेगा। विकास आपने 70 सालों तक नहीं किया ना, 70 सालों तक आप लोगों ने कोई विकास किया नहीं। यदि आप लोगों ने कोई विकास किया होता तो आपको विकास। चलिए, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में आरोप प्रत्यारोप का खेल जरा खत्म करें। मैं दर्शन डोभाल जी का रुख करना चाहूंगी। डोभाल जी, क्या ये चुनावी एजेंडा बना दिया है आप लोगों ने अंकिता हत्याकांड को? क्या इसे एज आप वेपन यूज कर रहे हैं खिलाफ सरकार के, जैसा कि आरोप संजीव जी ने लगाया? इन्हें तो शर्म आनी चाहिए जिस तरह की ये बात कर रहे हैं। देखिए, अंकिता हत्याकांड में ये पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हुई है। इन्होंने अपने उस दोषी को उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। कोई नहीं बचा रहा है भैया, कोई नहीं बचा रहा है। अगर ये मामला उजागर होता है, पार्टी ने तो शायद दर्शन डोभाल जी, मुझे लगता है हाईकोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी भी दी थी। विपक्षी दल पता नहीं इस बात को क्यों नहीं मान रहे। एक सेकंड संजीव जी, मैं यहाँ पर कुछ बात कर रही हूँ, गंभीर बात कर रही हूँ आपके फेवर में। संजीव जी एक सेकंड रुकिए। संजीव जी बीच में इंटरप्ट नहीं करिए। पूछना चाहता हूं मैं एक बार पूछना चाहता हूं कि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बाद दोबारा अभी जो हमारे विधायक चमोली जी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने किस तरह के आरोप सरकार पर लगाए हैं कि इन्होंने
सिटी के नाम पर शहर में कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। उन्होंने अभी बड़े 3-4 लगातार 3-4 दिन को बयान आए हैं अखबारों के अंदर। तो क्या इनको इस पर कोई जवाब दे पाएंगे इस पर? इनके अपने ही नेता, अपने ही विधायक इन पर आरोप लगा रहे हैं, तो और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संजीव जी से जरा जवाब लेते हैं। संजीव जी, देखिए, अंतर्द्वंद की बात आप कांग्रेस में तो कह देते हैं, लेकिन ये जो समय समय पर बीजेपी में निकल कर आ रहा है, इसे क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के ही लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ जाते हैं, हालांकि बाद में उन्हें जब केंद्र से फटकार लगाई जाती है तो थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में ऐसे आपके कुछ कार्यकर्ता, नेता, मंत्री निकल आते हैं जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और आपकी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। उन सवालों का क्या जवाब देंगे? विपक्ष का तो मुंह बंद कर सकते हैं आप, लेकिन अपने लोगों का मुंह कैसे बंद करेंगे? यशी जी, जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास अपने बोलने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए अब ये जवाब कुछ है नहीं। ठीक है, ये तो चलिए कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। नहीं, कांग्रेस के पास जवाब नहीं, मैं समझ लेती हूँ उस बात को, लेकिन आपके पार्टी के लोग ही बीच बीच में निकल कर कहाँ से आ रहे हैं? मैं वही तो पूछ रही हूँ। कुछ नहीं है। और मेरे भाई होंगे आपके पास, आप लोगों का सुझाव भी तो होते हैं। संजीव जी, आपने इस बात को बहुत सफाई के साथ निगलेक्ट कर दिया। मैं आपके अंदर तो इनकी बात कर रही हूँ। दर्शन डोभाल जी, आप प्लीज 2 मिनट के लिए शांत रहिए, क्योंकि संजीव जी मुद्दे से भटक रहे हैं, मेरे प्रश्न से भटक रहे हैं। दर्शन जी रुकिए जरा। संजीव जी, प्रश्न मेरा क्या था कि आपकी पार्टी में ये जो समय समय पर अंतर्द्वंद में लोग निकलकर बाहर आते हैं और ये जो इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, उन पर कंट्रोल कैसे करेंगे आप? अपनी पार्टी को जो कटघरे में खड़ा करते हैं। हाईकोर्ट की एक टिप्पणी मुझे याद है, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं रॉन्ग हूं, ये कहा था कि कोई भी वीआईपी नहीं है, सरकार बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। अगर ये टिप्पणी मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने दी थी, लेकिन आपकी ही पार्टी के किसी मंत्री ने कहा कि नहीं कोई वीआईपी है, जिसको लेकर विपक्ष इतना मुद्दा बना रहा। आप सोचिए, हाईकोर्ट की टिप्पणी को दरकिनार कर दिया गया सिर्फ आपके ही किसी मंत्री के बयान की वजह से। बिल्कुल नहीं। ये विपक्ष के द्वारा जानबूझकर इसको एक अनावश्यक एक मुद्दे के रूप में ये लोग बनाते हैं। और यशी जी, देखिए, विपक्ष के पास बोलने के लिए समय कुछ है नहीं, क्योंकि चाहूं और विकास की गंदों और आपकी सरकार के लोगों के पास बोलने के लिए इतना है कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। संजीव जी, मैं वही तो बात कर रही हूँ, आप समझ ही नहीं रहे मेरा पॉइंट। यशी जी, देखिए, आप चाहे ग्राम स्तर से देख के, आप चाहे किसी स्तर तक देखिएगा, हर जगह विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट पिछले 2014 के बाद से हुआ है, जो संजीव जी, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, उनका क्या? जो लंबो घंटों जाम लग रहा है, उसका क्या? देखिए, लोग तो परेशान हो रहे हैं, और लोग जितना परेशान होंगे आगे वो उतना ही बदलाव वो चुनाव के जरिए लेंगे। कौन से गड्ढों की आप बात कर रहे हैं? आप मेरे को बताइए तो। मुझे तो यहीं से पता चलता है कि चुनाव में माफ कीजिएगा, देहरादून में कितने गड्ढे हैं। यशी जी, ये जो कपोल कल्पित बातें हैं, ये विपक्ष के द्वारा फैलाई जाती हैं। थपलियाल जी, ठीक है, संजीव जी रुकिए, आप स्वयं आकर देखिए। संजीव जी रुकिए, पूरा डिबेट आपका समय आप ही ले लेंगे क्या? संजीव जी रुकिए, थपलियाल जी, इसके बाद दर्शन डोभाल जी आती हूँ मैं, और मनोज ध्यानी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। हमें सबसे बड़ी चिंता ये हो रही है, मैंने पहले भी कहा कि जो लीडरशिप पूरे उत्तराखंड ने बड़े विश्वास के साथ इनके हाथ में सौंपा है उत्तराखंड को, तो ये लोग एक मैकेंजी ग्लोबल नाम की कंपनी को सलाहकार के रूप में एक बड़ी अमाउंट देकर, मैं इतने नालायक हैं कि गरीब राज्य की धन को एक मैकेंजी ग्लोबल को सलाहकार रूप में 5 साल के लिए कि कैसे यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी, उसके लिए रखा हुआ है। बताइए आप इनको, बोलो कि अमृत सरोवर योजना इनकी क्या है, इनका प्रवक्ता नहीं बता सकता। इनके प्रवक्ता को यह पूछा जाए कि तुम्हारा मुख्यमंत्री ने कल नीति आयोग में क्या मांगा, अगर एक भी आगे बता देगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हो गया, ये हो गया। मैं बता रहा हूं, इस राज्य की दुर्दशा इसलिए हो रही है
कि ऐसे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं जो अपने सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं लेकर यहाँ पे लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। बड़ी आशा के साथ मैं धन्य करता हूं कि चैनल आप अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन हम अपना धर्म नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि हम ईमानदारी से अपनी बातों, अपनी सरकारों का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। दुख है इस बात का। मतलब आज पूरा पहाड़ में तुमने ऑल वेदर रोड और पहाड़ ऐसे खिसक रहे हैं कि पहले तो थोड़ा खिसकता था, एक जेसीबी काम आ जाती थी, अब तो एक ऐसी जेसीबी लानी पड़ रही है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्यों? पूरे के पूरे पहाड़ दरक रहे हैं इस योजना में। हम देख रहे हैं जब जा रहे हैं यहाँ पे, केवल घंटा घर में बैठकर कार के अंदर तुम पहाड़ को फर्क बताओगे तो दुख होता है। दर्शन डोभाल जी 30 सेकेंड है आपके पास। ठीक है थपलिया जी, मैं वापस आऊंगी। दर्शन डोभाल जी 30 सेकेंड। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। जैसे मैंने कहा कि इनके अपने सरकार के रहते अपने ही नेता अंदर है, जेल के अंदर है, और वही घोटालों में जो आरोपी है, कई अभी भी जमानत पर बाहर है। और इसके अलावा अपनी ही सरकार के लोग जो अभी सिटिंग विधायक इनके, वही इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी स्मार्ट सिटी का जो है बहुत बड़ा एक आरोप जो है इनके विधायक चमोली जी ने लगाया। इससे पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी कई बार कह चुके, और इनके ही नेता सारे आरोप सरकार पर लगा रहे। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई हो नहीं सकती। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए। दर्शन डोभाल जी का शायद कुछ नेट इशू है। जितेंद्र जी 30 सेकेंड है आपके पास। जी मैम, जैसे हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि गड्ढे कहाँ हैं सड़कों पे, मैं भी यात्रा रूट पे होके आया, पूरी जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क तो कहीं नजर नहीं आ रही। बहुत सारी जगह गड्ढे हैं, सड़क नजर ही नहीं आ रही कि सड़क है कहाँ। तो इस प्रकार से जो है अभी ये इसका विदाई का समय, और प्रदेश जनता को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जितेंद्र जी कंटिन्यू करिए आप। जी मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग खाली बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं। जैसे कि आदरणीय थपलियाल जी ने कहा नहीं, अब मुझे जितेंद्र जी देखिए, आप चुनाव क्या बीजेपी की बुराई कर करके जीतेंगे? एक सेकंड संजीव जी रुकिए, मैं बात कर रही हूँ। जितेंद्र जी मेरा सवाल आपसे है कि क्या कांग्रेस बीजेपी की बुराई करके चुनाव जीतने की कोशिश में? आपको खुद का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना सर। हमारे कांग्रेस के नेता पूरे प्रदेश के अंदर जनता के बीच में है, जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, सड़कों पे हैं। पहले अपनी लड़ाई तो शांत कर लो। के साथ खड़े थे, उनके साथ हम रात दिन खड़े थे। और बात आती है कि अब आप चुनाव में आ रहे हैं 24 में, तो जनता से आप क्या पूछेंगे? जनता आपको क्या जवाब देगी कि आपने क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो देखिए, इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। हर बात में अंकिता भंडारी हत्याकांड, अरे ठीक है संजीव जी और जितेंद्र जी रुक जाइए। संजीव जी रुकिए, रोजगार की जगह जेल में डाल दिया। जितेंद्र जी रुकेगा। मनोज यानी जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी ले लूंगी मैं, और बहुत कम शब्दों में चाहूंगी कि अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दीजिए। यशी जी देखिए, 1980 के दशक में भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई जब जनसंख्या की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो बोला जाता है उसका कालखंड था, और भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही, अभी भी बढ़ी हुई है और बढ़ रही थी, और उन पे डिपेंडेंट होने वालों की संख्या कम थी। और ये कालखंड अब सिर्फ 10-15 साल और रहेगा। ये किसी भी आर्थिकी के पास ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, और हमने बहुत इसमें गंवा चुके हैं, बहुत समय गंवा चुके हैं। आने वाले 10-15 साल में भी अगर हम चेते नहीं तो भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड भी उसमें से एक हिस्सा है, और उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनावों की तैयारियां किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है। महाजनसंपर्क अभियान आज से शुरुआत कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस साथ ही साथ अन्य विपक्षी दल जो हैं वो अभी सिर्फ इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन तैयारियों में काफी आगे निकल चुकी है। ऐसे में ये देखना होगा लोकसभा चुनाव में किस तरीके की तैयारियां जो है वो विपक्षी दलों द्वारा भी की जाती है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।